अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, यानी आपने ड्रग ली, किसी भी रूट से ली, ठीक है, उस ड्रग का कितना पोर्शन आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, यानी कितनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अवेलेबल होगा, दैट इज़ नॉन एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी फाइंड आउट किस तरह करते हैं? बायो अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी भी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर की है और सपोज़ कर लेते हैं कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर की है 100 मिलीग्राम। ठीक है, और उसके बाद वो एलिमिनेशन हो के और जो भी मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरी है या उसके मेटाबॉलिज्म हुआ है, एलिमिनेशन हुई है, उसके बाद जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ड्रग अवेलेबल हुई है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ 70 मिलीग्राम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 70%, यानी कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 70%। ठीक है, तो आपने कितनी ड्रग दी है, ब्लड को कितनी अवेलेबल हुई है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को कितनी अवेलेबल हुई है, दैट विल बी योर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी को फाइंड आउट किस तरह किया जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, तो इसको हम ग्राफ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ हम बनाते हैं बिटवीन प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड टाइम। ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे लेने प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने ले लिया टाइम। अब यहाँ पे दो किस्म के हमने ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, एक ड्रग्स गिवन ओरली एंड ड्रग गिवन इंट्रावेनियसली, क्योंकि आपने याद रखना है कि अगर हम इंट्रावेनस को ओरल रूट से कंपेयर करें तो इंट्रावेनस में क्या होता है, डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन रही होती है ड्रग। ठीक है, तो इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इंट्रावेनस रूट की, जबकि जो दूसरा रूट है आपके पास ओरल रूट, उसमें बायो अवेलेबिलिटी यूजुअली कम ही होती है। ठीक है, तो अगर आप इस दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं, अगर हम इंट्रावेनियस के लिए बनाते हैं, इंट्रावेनियसली आपने कोई ड्रग दी है, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज कर रही है एंड अल्टीमेटली देन डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये आपके पास है ड्रग गिवन इंट्रावेनियसली। ठीक है, और अगर हम यही ड्रग ओरली देते हैं तो ओरली क्या होता है कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज़ करेगी और फिर इतना। ठीक है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा राइज़ नहीं करेगी। ये लेवल आप देख सकते हैं, दोनों का प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिफरेंट है। उसकी वही रीज़न है क्योंकि ओरली आपके पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमिनेशन मेथड्स, तो अल्टीमेटली आपकी ओरली अगर आप कोई ड्रग लेंगे तो उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी, बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम किस तरह से बता सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ग्राफ से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास दो एरिया अंडर द कर्व हैं। एरिया अंडर द कर्व AUC, एरिया अंडर द कर्व ओरल, ठीक है, और ये है एरिया अंडर द कर्व इंट्रावेनियस। ठीक है, ये सारा एरिया अंडर द कर्व है ओरल के लिए और ये जो सारा है ये इंट्रावेनस के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें बायो अवेलेबिलिटी, तो आपके पास फार्मूला आता है AUC ओरल। ठीक है, लेस वैल्यू को आपने ऊपर रखना है हमेशा, यानी एरिया अंडर द कर्व ओरल कितना है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और नीचे आपने पुट करना है एरिया अंडर द कर्व इंट्रावेनियसली। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो मैंने पुट की, इसी तरह इंट्रावेनियस की जो वैल्यू है वो पुट की, 100 से मल्टीप्लाई किया तो बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके दो फार्मूलाज हैं, ग्राफ से भी फाइंड आउट किया जा सकता है और दूसरे फार्मूले से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। सो ये हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी बाय ग्राफिकल मैथड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो फैक्टर्स आपकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कौन है जो ब्लड के अंदर ज़्यादा अवेलेबल करवाएगा ड्रग को और कौन सा फैक्टर कम करवाएगा। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ योर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता कहाँ कहाँ है, ये आपके लिवर के अंदर और गट वॉल के अंदर होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होता ये है कि आपकी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी ड्रग लिवर में गई या आपकी ड्रग गट वॉल के अंदर गई। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, उसके ड्रग की मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगी। जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, तो कुछ ड्रग का पोर्शन
बाइल के अंदर आएगा, एलिमिनेट भी होगा, ठीक है, कुछ ड्रग का पोर्शन यूरिन के अंदर आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू ड्रग का कुछ पोर्शन निकल आएगा और बाकी अवेलेबल होगा आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। यानी कि फ़र्स्ट पास इफेक्ट में आपकी जितनी भी आपने ड्रग दी है उसकी जो ओरिजिनल परसेंटेज है या बायो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि लिवर में उसकी डिग्रेडेशन हो रही है ड्रग की, ठीक है। एलिमिनेशन और ये सारे मेथड्स होने के बाद जो पोर्शन है वो अवेलेबल हो रहा है आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैं देती हूँ, 90% नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो आपकी क्लियर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन के हम एग्जांपल लेते हैं तो 90% जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो आपका इन सब मेथड्स में चला जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से, इसकी क्लियरेंस हो जाती है, इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। तो सिर्फ 10% सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है अगर हम उसको ओरल रूट से देते हैं। तो यूजुअली हम ये प्रेफर नहीं करते कि इसको ओरली रूट से दिया जाए। तो इसके लिए नाइट्रोग्लिसरीन के लिए हम सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल या इंट्रावेनस रूट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जिन ड्रग्स के आपके पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होते हैं उनको हम जो है ज़्यादा डोजेज़ में देते हैं, ठीक है। इतनी डोजेज़ होनी चाहिए कि आपका प्लाज्मा के अंदर उनके थेराप्यूटिक वैल्यू को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ योर सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। फर्स्ट हो गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट जो कि डिक्रीज़ करता है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग को। नेक्स्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब ड्रग वाटर सॉल्युबल है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। इसमें आसान सी बात है कि अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड के अंदर कम होगी, क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन को वो क्रॉस नहीं कर सकेगी। सो दैट पर्पस आपकी ड्रग को लिपोफिलिक अगर ड्रग होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एब्जॉर्ब नहीं होती, वही बात है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो जो लिपोफिलिक हैं, जो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक होंगी वो भी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वो एक्वस बॉडी फ्लूइड्स में इनसॉल्युबल होंगी और वो आपकी सेल्स तक अवेलेबल नहीं हो सकती। तो अगर हमें चाहिए कि कोई ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको लिपोफिलिक भी होना चाहिए और उसको एक्वस सोल्यूशन में सॉल्युबल भी होना चाहिए, ठीक है। उसकी नेचर भी ड्रग की लिपोफिलिक हो और वो वाटर यानी एक्वस सोल्यूशंस के अंदर हमारे सॉल्युबल भी हो, तब हम कहेंगे कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। सिर्फ लिपोफिलिक होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज़ केमिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब केमिकल इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि कुछ ड्रग्स हैं ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट जब उनको दिया जाता है अनस्टेबल हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता, बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये तीसरा फैक्टर है केमिकल इंस्टेबिलिटी। इसके एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ पेनिसिलिन जी, ठीक है। जो पेनिसिलिन जी है वो अनस्टेबल होती है आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स में अनस्टेबल है। और इसी तरह अगर इंसुलिन की एग्जांपल दूँ तो वो जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी वो मीडियम उनको सूटेबल नहीं लगता, जिस तरह गैस्ट्रिसिटी है, एसिडिटी है, ठीक है, या डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपके पास वो अनस्टेबल हो जाती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दस लीडिंग टू लेस बायो अवेलेबिलिटी। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है। नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब है ड्रग की केमिस्ट्री कैसी है, उसको जब बनाया गया है तो वो किस टाइप की है, उसका केमिकल फीचर क्या है, ठीक है। इस चीज़ पे भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत डिपेंड करती है। तो ड्रग फॉर्मुलेशन में आपने याद रखने के पार्टिकल साइज़ पे, ठीक है, वो किस सॉल्ट की फॉर्म में है, वो क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं शो कर रही, एंटारिक कोटिंग उसके ऊपर प्रेजेंट है, या फिर डिफरेंट जो है एक्सीपियंट्स हो सकते हैं जैसे बाइंडर्स हैं या डिस्पर्सिंग एजेंट्स हैं जो उस ड्रग के साथ एसोसिएटेड है जब उस ड्रग को बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें भी आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को और बायो अवेलेबिलिटी को अल्टर कर सकती हैं, ठीक है। सो 4 फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, कौन कौन से थे। पहला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, ठीक है, हमने कहा कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, उसकी एलिमिनेशन होगी, क्लियरेंस होगी थ्रू वेरियस मैथड्स एंड अल्टीमेटली आपके पास बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी में हमने कहा कि लिपोफिलिक होना चाहिए और उसको एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर यानी सॉल्युबल होना चाहिए। केमिकल इंस्टेबिलिटी में हमने बताया कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो एसिडिटी को और एंजाइम्स को बेयर नहीं कर सकती हैं और वो ब्रेक हो जाती हैं। सो द ड्रग्स शुड बी केमिकली स्टेबल इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। और नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपकी बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो अवेलेबिलिटी। थैंक यू सो मच।